Assalamualaikum. I am Dr. Samrina Sadaf, consultant pulmonologist. The topic I am going to present is asthma management. आगे नहीं हो रहा? Asthma is a heterogeneous disease usually characterized by chronic airway inflammation. It is defined by the history of respiratory symptoms such as wheeze, shortness of breath, chest tightness, and cough that vary over time and in intensity, together with variable expiratory airway limitation. It is a common respiratory disease. इसकी prevalence तकरीबन 1 to 18% of population in different countries. Diagnosis of asthma is based on history of variable respiratory symptoms and demonstration of variable expiratory airflow limitation on spirometry. Test before treating wherever possible, क्योंकि inhaled corticosteroids की वजह से symptoms, variability in lung function and airway responsiveness decrease हो जाती है. So it is often more difficult to confirm the diagnosis after controlled treatment is started. The updated diagnostic flow chart is इसमें ये पेशेंट्स अगर रिस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि सिम्टम्स आर टिपिकल ऑफ एज़मा है कि नहीं है. इफ़ यस देन डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन फॉर एज़मा. History and examination supports the diagnosis of asthma. Then check if the patient is already taking asthma controller treatment or not. अगर asthma controller treatment already ले रहे हैं तो इसमें हम कैसे diagnosis करते हैं इसका आगे हम बता देंगे डिटेल में. अगर ऑलरेडी कंट्रोलर ट्रीटमेंट नहीं है और कोई क्लिनिकल अर्जेंसी है या फिर अदर डायग्नोसिस इज अनलाइकली, देन स्टार्ट एम्पेरिकल इनिशियल ट्रीटमेंट, रिव्यू रिस्पॉन्स एंड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इन 1 to 3 months. अगर कोई पेशेंट कंट्रोलर ट्रीटमेंट पे नहीं है और कोई डायग्नोस्टिक अर्जेंसी भी नहीं है, देन परफॉर्म स्पायरोमेट्री या पीक एक्सपिरेटरी फ्लो विद रिवर्सिबिलिटी टेस्ट. अगर रिजल्ट सपोर्ट एज़मा देन ट्रीट एज़मा, अदरवाइज अरेंज फर्दर टेस्ट एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली. इफ पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन कंट्रोलर ट्रीटमेंट, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज होंगे. अगर करंट स्टेटस है पेशेंट का वेरिएबल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं एंड आपने स्पायरोमेट्री की, इस पर वेरिएबल एयरफ्लो लिमिटेशन आ गया, देन डायग्नोसिस ऑफ एज़मा इज कंफर्म. असेस द लेवल ऑफ एज़मा कंट्रोल एंड रिव्यू द कंट्रोलर ट्रीटमेंट. अगर करंट स्टेटस हमारे पास वेरिएबल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं लेकिन वेरिएबल एयरफ्लो लिमिटेशंस नहीं आए, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा ब्रोंकोडायलेटर्स विथहोल्ड कर दें. अगर शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू अगेंस्ट ले रहे हैं तो 4 आवर्स के लिए, अगर वंस ट्वाइस डेली ICS लावा कॉम्बिनेशन है तो 24 आवर्स के लिए विथहेल्ड कर दें. और अगर वंस डेली ICS लावा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ऑलरेडी तो 36 आवर्स के लिए विथहेल्ड करके दोबारा से आप स्पायरोमेट्री विद ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी कर सकते हैं. इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर FEV1 मोर देन 70% प्रेडिक्टेड है, देन कंसिडर स्टेपिंग डाउन कंट्रोलर ट्रीटमेंट एंड रीअसेस इन 2 to 4 weeks. अगर सिम्टम्स इमर्ज हो जाते हैं इट मीन्स एज़मा कन्फर्म है. अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता देन वी कैन कंसिडर फॉर ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट और रिपीटिंग ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस. अगर FEV1 लेस देन 17% प्रेडिक्टेड है देन कंसिडर स्टेपिंग अप कंट्रोलर ट्रीटमेंट फॉर 3 months. अगर 3 months के बाद रीअसेस सिम्टम्स एंड लंग फंक्शन, इफ नो रिस्पॉन्स एंड रिज्यूम प्रीवियस ट्रीटमेंट एंड रेफर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. If current next scenario में if few respiratory symptoms are present, normal lung function and no variable airflow limitation, इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि repeat bronchodilator reversibility testing after withholding inhaled corticosteroids, मतलब bronchodilators. या फिर इसमें यह है कि अगर आप स्टेप डाउन कर लें और if symptoms emerges with step down, then asthma is confirmed, step up controller treatment to the previous lowest effective dose. If no change in the symptom, then at the lowest controller treatment, फिर आप stop कर दें पूरा और इसके बाद monitor patient closely for at least 12 months. If there is persistent shortness of breath and persistent airflow limitation, then consider stepping up treatment for 3 months. Then reassess symptoms and lung function. If no response, resume previous controller treatment and refer patient for diagnosis and investigation. अगर persistent airflow limitation आता है इसमें आप COPD और asthma overlap भी consider कर लें. डायग्नोसिस ऑफ एज़मा इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थोड़ा सा इसमें ऑफर अंडर डायग्नोस्ड होता है. जीनियर की रिकमेंडेशन यही है कि जो लेटेस्ट इसमें है कि स्पायरोमेट्री इफ़ अवेलेबल पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले स्पायरोमेट्री करके कंफर्म कर लें. और अगर स्पायरोमेट्री अवेलेबल नहीं है तो फिर इवन पीक फ्लो मीटर से भी आप कर सकते हैं. इसमें अगर 2 puff साल्ब्यूटामोल के बाद अगर मोर देन 20% पीक एक्सपिरेटरी फ्लो इंक्रीज हो जाता है देन एज़मा इज लाइकली. इसके अलावा अगर आप पीक फ्लो मीटर मॉनिटरिंग के साथ 4 weeks का ट्रीटमेंट ट्रायल दे दें
और दोबारा से इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है पीक फ्लो में, देन इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट्स एजमा. Access to affordable diagnostic equipment and skill training needs to be substantially scaled up in low and middle income countries. अच्छा, ट्रीटमेंट में एडल्ट एंड एडोलेसेंट्स मोर देन 12 years old, इसमें दो ट्रैक्स हैं. ट्रैक वन, दिस इज़ अ प्रेफर्ड वन. इसमें मार्क थेरेपी करते हैं, मतलब लो डोज आईसीएस फॉर्मेट्रोल को एज ए रिलीवर और कंट्रोलर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं. बिकॉज फॉर्मेट्रोल इज अ लाबा, लेकिन इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होता है एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड. Second track is SABA, short-acting beta-2 agonist as reliever. This is an alternative या non-preferred strategy जहाँ पे आपके पास track 1 आप नहीं कर सकते, या फिर आपके पास कोई affordability issues हैं या availability issues हैं, फिर आप track 2 consider कर लें. और लेकिन track 2 करने से पहले आपने ये confirm करना है कि patient का adherence कैसा है. अगर एडहेरेंस आपको लगता है कि एडहेरेंस सही नहीं है, तो फिर अगर आप इस पर फिर एट द एंड रिजल्ट पेशेंट सिर्फ साबा ऑनली ट्रीटमेंट पे चला जाता है. दिस इज़ द फ्लो चार्ट, स्टेप वाइज ट्रीटमेंट जीने की जो रिकमेंडेशन है. सबसे पहले ट्रीटमेंट में आपने एसेस, एडजस्ट एंड रिव्यू, ये चीज़ आपने करनी है. एसेस में कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस इफ नेसेसरी, सिम्टम्स, सिम्टम कंट्रोल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स चेक कर लें, कोमॉर्बिडिटीज देख लें, इनहेलर टेक्निक एंड एडहेरेंस. ये सबसे बड़ा इशू है हमारे पेशेंट्स के साथ. इनहेलर टेक्निक इनका अच्छा नहीं होता और कंट्रोलर ट्रीटमेंट के साथ एडहेयर नहीं होते हैं. पेशेंट प्रेफरेंस एंड गोल्स एसेस करने के बाद अपने एडजस्ट करना है ट्रीटमेंट ऑफ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स इन कोमॉर्बिडिटीज, नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, एजमा मेडिकेशंस, स्टेप अप डाउन उसके हिसाब से कर लें. एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग एंड रिव्यू. रिव्यू में अपने सिम्टम्स कंट्रोल, एक्सरबेशन, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, लंग फंक्शन एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन. दिस इज़ द डिटेल ऑफ ट्रैक 1 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि इसमें मार्क थेरेपी, आईसीएस फॉर्मेट्रोल एज ए रिलीवर और कंट्रोलर ट्रीटमेंट दोनों यूज़ करते हैं. इसमें स्टेप 1 और 2 में एसडीडी लो डोज आईसीएस फॉर्मेट्रोल होगा, और स्टेप 3 में लो डोज मेंटेनेंस आईसीएस फॉर्मेट्रोल. इसमें आपने रेगुलर लेना है स्टेप 3 में. और स्टेप 4 में आईसीएस की डोज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मीडियम डोज आईसीएस फॉर्मेट्रोल. और स्टेप 4 में एड ऑन ट्रीटमेंट्स आप कंसिडर कर सकते हैं. इसमें लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्कुलिनिक्स हैं, और इसके अलावा हाई डोज मेंटेनेंस आईसीएस फॉर्मेट्रोल प्लस माइनस बाकी जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, एंटी आईजी, एंटी इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटी इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटी टीएसएलपी. ट्रैक 2, इसमें रिलीवर आप एज शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दें. और स्टेप 1 में टेक इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स व्हेनेवर साबा टेकन. और स्टेप 2 में लो डोज मेंटेनेंस आईसीएस, और स्टेप 3 में लो डोज मेंटेनेंस आईसीएस लाबा कॉम्बिनेशन. स्टेप 4 में मीडियम या हाई डोज मेंटेनेंस आईसीएस लाबा, एंड स्टेप 4 में एड ऑन ट्रीटमेंट्स. दीज आर अदर कंट्रोलर ऑप्शंस फॉर इधर ट्रैक. इसमें अगर आपके पास प्रेफर्ड कंट्रोलर ऑप्शंस ना अवेलेबल हों, फिर आप ये इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं. स्टेप 1 में कोई भी नहीं है. स्टेप 2 में लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स व्हेनेवर साबा टेकन आर डेली लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें मोंटेलिकॉस्ट आता है, और एड हाउस डस्ट माइट सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी. और स्टेप 3 में मीडियम डोज आईसीएस और लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एड एचडीएम स्लेट. और 4 में एड लामा और लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एचडीएम स्लेट और स्विच टू हाई डोज. और स्टेप 5 में एड एजिथ्रोमाइसिन इन एडल्ट्स और लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. एज लास्ट रिजल्ट कंसिडर लो डोज ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट्स आपने कंसिडर करना है. Background, the risk of mild asthma. Patients with apparently mild asthma are still at risk of serious adverse events. 30 to 37% of adults with acute asthma, 16% of patients with near fatal asthma, and 15 to 27% of adults dying of asthma had symptoms less than weekly in previous 3 months. Exacerbation triggers are unpredictable. Viruses हो सकते हैं, pollens, pollution, poor adherence. Even 4 to 5 times oral corticosteroid course increase the risk of osteoporosis, diabetes, cataract. अच्छा, why not treat with faba alone? इसमें ये कि रेगुलर साबा, सिर्फ अगर रेगुलर साबा इवन 1 to 2 वीक्स के लिए आप लेते हैं, तो इसकी वजह से हाइपर रिस्पॉन्सिविटी इंक्रीज हो जाती है, रिड्यूस ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट्स, इंक्रीज एलर्जिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज लियोसिनोफिल काउंट्स, और एक तरह से विशियस साइकिल इंक्रीज हो जाता है. और दूसरी बात ये कि अगर हम साबा को स्टार्ट में देते हैं,
तो पेशेंट, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होता है, पेशेंट सिम्टम्स जल्दी रिलीफ होता है, तो उसको लगता है कि यही कंट्रोल, मतलब यही ट्रीटमेंट है, असली ट्रीटमेंट, तो वो कंट्रोलर को छोड़ के सिर्फ यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एज नीडेड लो डोज आईसीएस फॉर्मेट्रोल इन माइल्ड एस्मा, इसमें थोड़ा सा हमारे पास एविडेंस है कि एज कम्पेयर विद द नीडेड एज नीडेड साबा, द रिस्क ऑफ severe exacerbations was reduced by 60 to 64%. These are two randomized controlled trials, Sigma 1 and Novel Start. Compared with the maintenance low dose ICS, the risk of severe exacerbation was similar or lower. Meta-analysis of all four RCTs have shown that 55% reduction in severe exacerbation compared with SABA alone, and similar risk of severe exacerbation is daily inhaled corticosteroids plus age-related SABA. और इसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम हुए हैं एज कम्पेयर टू साबा एंड डेली आईसीएस. अदर चेंजेस इन मेडिकेशन रिकमेंडेशंस फॉर मोर देन 12 ईयर्स, अभी जो रिसेंट इसमें है कि लामा शुड नॉट लॉन्ग एक्टिंग के मस्कोनिक्स, इसमें टाइविर या टाइगट के नाम से हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, should not be used as monotherapy for asthma, that is without inhaled corticosteroids, because of risk of severe exacerbation. और एडिंग लामा टू आईसीएस लावा अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसमें स्मॉल इंक्रीज इन लंग फंक्शन देखा गया है, बट नो क्लिनिकल बेनिफिट्स फॉर सिम्टम्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ. और इसके अलावा लामा अगर स्मोकर्स में ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि इनमें ये रिसेप्टर एक्सप्रेशन ज़्यादा होती है. अच्छा, 6 to 11 ईयर्स में जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इसमें भी एसेस एडजस्ट एंड रिव्यू करना है. और बाकी स्टेप 1 में सबसे पहले इसमें ये कि रिलीवर एज स्टेप 1 और 2 में शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ही देंगे एज रेटेड, लेकिन स्टेप 3 एंड 4 में आप मार्ट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, आईसीएस फॉर्मेट्रोल, एज रेटेड आरसीएस फॉर्मेट्रोल. और बाकी प्रेफर कंट्रोलर ट्रीटमेंट्स में लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स व्हेनेवर साबा टेकन, और अल्टरनेटिव में कंसिडर डेली लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. और स्टेप 2 में लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और अल्टरनेटिव ऑप्शंस कंट्रोलर में डेली ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और लो डोज आईसीएस टेकन व्हेनेवर साबा टेकन. स्टेप 3 में लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लावा और मीडियम डोज आईसीएस और वेरी लो डोज आईसीएस फॉर्मेट्रोल, मतलब मेंटेनेंस हमने पहले बताया कि मार्ट थेरेपी स्टेप 3 से यूज़ कर सकते हैं बच्चों में. और स्टेप 4 में मीडियम डोज आईसीएस लावा और लो डोज आईसीएस फॉर्मेट्रोल मेंटेनेंस और रिलीवर थेरेपी, और अल्टरनेटिव ऑप्शंस में ट्राइट्रोपियम एंड ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. एंड स्टेप 5 में हाई डोज आईसीएस लावा और एड ऑन थेरेपीज लाइक एंटी-आईजी, एंटी-इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. अच्छा, ट्रीटमेंट फिगर इन चिल्ड्रन 5 ईयर्स एंड यंगर, इसमें भी असेस्ट एडजस्ट रिव्यू और बाकी इसमें प्रेफर्ड जो कंट्रोलर ट्रीटमेंट है, स्टेप 1 में कंसिडर इंटरमिटेंट शॉर्ट कोर्स ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एट ऑनसेट ऑफ वायरल इलनेस एंड रिलीवर एज नीडेड साबा. इसमें बच्चों में से रिलीवर एज नीडेड साबा ही यूज़ करेंगे. और कंसिडर दिस स्टेप फॉर चिल्ड्रन विद इनफ्रीक्वेंट वायरल वीजिंग एंड नो और फ्यू इंटरवल सिम्टम्स, उसमें आप सिर्फ इंटरमीडिएट शॉर्ट कोर्स ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दें. स्टेप 2 में डेली लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अल्टरनेटिवली ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और इंटरमीडिएट शॉर्ट कोर्स ऑफ आईसीएस एट ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस. इन कंसिडर दिस स्टेप फॉर चिल्ड्रन विद सिम्टम patterns not consistent with asthma but wheezing episodes requiring SABA occur frequently. For example, more than 3 per year. Give the diagnostic trial for 3 months. Consider specialist referral. And step 4, double the low dose inhaled corticosteroids. Alternatively, low dose ICS के साथ आप nicotine receptor antagonist दे सकते हैं. और consider this step for children with asthma diagnosis and asthma not well controlled on low dose ICS. Step 4, continue controller and refer for specialist assessment. Alternatively, leukotriene receptor antagonist या increase ICS frequency or aid intermittent ICS. Non-pharmacological management में cessation of smoking exposure, even second-hand smoking से भी बचना है. Physical activity, encourage people with asthma to engage in regular physical activity for its general health. Avoidance of occupational exposures, avoidance of medication that may make asthma worsen, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स, इवन बीटा ब्लॉकर्स के जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसको भी ध्यान से देना है.
और एनासिड्स एंड एस्प्रिन इफ पेशेंट्स आर सेंसिटिव देन देख के देना है इसमें। Avoidance of indoor allergens, weight reduction, breathing exercises, avoidance dealing with emotional stress, avoidance of outdoor air pollution, avoidance of foods and food chemicals. As a stepping down treatment, once asthma control has been achieved and maintained for 2 to 3 months, and lung function has achieved a plateau, treatment can often be successfully reduced without loss of asthma treatment. इसमें ये कि देखना है कि पेशेंट में कोई वायरल इलनेस तो नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है और कोई ट्रैवल तो नहीं कर रहा, फिर इस हिसाब से अपने स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन में भी 25 to 50% तक आप हेयर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को 2 to 3 मंथ्स इंटरवल्स पे स्टेप डाउन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट exacerbations. Exacerbations of asthma are episodes characterized by a progressive increase in symptoms. That is a change from the patient's usual status that is sufficient to require a change in treatment. Usually exacerbations के triggers में viral infection से allergen exposure, food allergies, outdoor pollution, seasonal changes, poor adherence. This is the flow chart in asthma management in emergency. इसमें initial assessment, airway breathing control, और इस पे देखना है कि कोई ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन या साइलेंट चेस्ट तो नहीं है। अगर इनमें से कोई तीनों सिम्टम्स में से कोई भी आता है तो कंसल्ट आईसीयू एंड स्टार्ट सापा एंड ऑक्सीजन एंड प्रिपेयर पेशेंट फॉर इंट्यूबेशन। अगर ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, साइलेंट चेस्ट नहीं है तो इसमें अपने फर्दर ट्रायज करनी है बाय क्लिनिकल स्टेटस, माइल्ड, मॉडरेट या सवियर एस्मा है। ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। माइल्ड और मॉडरेट हैं तो इसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट स्टार्ट कर लें, कंसिडर इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, कंट्रोल ऑक्सीजन टू मेंटेन सेचुरेशन 93 to 95%। चिल्ड्रन में थोड़ा सा ज़्यादा है टारगेट सेचुरेशन 94 to 98% एंड ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर सवियर है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, इन सब के साथ आपने कंसिडर आईवी मैग्नीशियम एंड कंसिडर हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इफ एसेस क्लिनिकल प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस बेहतर है, FEV1 लेस देन 60 to 80% प्रेडिक्ट आता है तो कैन कंसिडर डिस्चार्ज। अगर सवियर है, लेस देन 60% प्रेडिक्टेड है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो या FEV1, तो फिर आप फर्दर इसमें मॉनिटर कर लें। Asthma in pregnancy, use of inhaled corticosteroids, beta-2 agonists, montelukast, or theophylline is not associated with any increased incidence of fetal abnormalities. ये अभी अपडेटेड जो जीना 2022 में मैंने डॉक्यूमेंट किया है। पहले ये कहा जाता था कि मॉन्टेलुकास्ट अगर ऑलरेडी पेशेंट ले रहा है, ले रही है और इसके दौरान में प्रेगनेंसी हुई और इस पर कंट्रोल अच्छा है तो इसको मेंटेन करना है, आपने इसको बंद नहीं करना है क्योंकि इससे एस्मा कंट्रोल ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पास आते हैं तो फिर उसमें आपने मॉन्टेलुकास्ट स्टार्ट नहीं करना। लेकिन अभी जो उनकी गाइडलाइंस है उन्होंने कहा है कि कोई इसमें इंक्रीज इंसिडेंस नहीं है फेटल एब्नॉर्मलिटीज़ की। ड्यूरिंग लेबर आपने पेन रिलीफ इसी तरह से ऑफर करनी है जो नॉन विदाउट एस्मेटिक पेशेंट को जिस तरह देते हैं। बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 यूज्ड इन इंजेक्शन एंड ऑक्सीटॉसिन यूज्ड इन ऑगमेंटेशन कैन बी यूज्ड एज नॉर्मल। Prostaglandin F2 alpha derivatives used in obstetric bleeding should be avoided as they can cause bronchoconstriction. अच्छा, और ऐसे वुमेन जिन्होंने 7.5 mg प्रेडनिसोलोन डेली फॉर मोर देन 2 वीक्स बिफोर इसमें लिया है तो इसमें लेबर के दौरान पैरेंटल हाइड्रोकार्टिसोन कंसिडर करना चाहिए। Asthma and surgery, achieve good control, asthma control pre-operatively, especially for patients with more severe asthma, uncontrolled asthma, exacerbation history, or persistent airflow limitation. For emergency surgery, risk of proceeding without achieving good control should be weighed against need for immediate surgery. Patients on long-term oral corticosteroids are who have received oral corticosteroids for more than 2 weeks during previous 6 months should receive hydrocortisone perioperatively as a risk of adrenal crisis in the context of surgery. Maintain regular controlled treatment throughout the perioperative period. COVID-19 and asthma, mild to moderate asthma well controlled अगर हो तो इसमें asthmatic patients में COVID-19 का रिस्क नहीं इस तरह से ज़्यादा नहीं है और न इनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सवियर अस्थमा है और तो इसमें मोर्टेलिटी विद COVID-19 ज़्यादा है। COVID-19 वैक्सीन इन एस्मा, स्टडीज हुई है एस्मा के पेशेंट्स में, इट इज़ सेफ। अगर पेशेंट को कोई एलर्जी है COVID-19 वैक्सीन के किसी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ तो आप अल्टरनेटिव उसमें वैक्सीन दे सकते हैं। Based on the risks and benefits and with the above precautions, DINA recommends people with asthma should be up to date with
COVID-19 vaccination, including booster dose if available. COVID-19 vaccination in biological therapy. We suggest that the first dose of asthma biologic therapy in COVID-19 vaccine should not be given on the same day, so that adverse effects of the either can be more easily distinguished. और influenza vaccination is recommended, annually करना चाहिए.